हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BA MS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पदार्थ विज्ञान का है। उस पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर की 4th नंबर की वीडियो के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली जो 3rd नंबर की वीडियो थी, जो पार्ट 3rd था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के लक्षण जो है वो क्या बताए गए आयुर्वेद में, और सिद्धांत जो है वो कितने प्रकार का होता है, सिद्धांत के भेद जो है वो कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से आयुर्वेद में जो है कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि जो मुख्य सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत अपने सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अव्युपगम सिद्धांत है ना, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा भी कुछ आयुर्वेद में ऐसे सिद्धांत बताए गए जो कि मुख्य तो नहीं, लेकिन उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि वो प्रमुख है, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो आयुर्वेद के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जरूर है। तो उनके बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत बताए गए, उनमें से केवल और केवल आज की वीडियो में हम पंच महाभूत के सिद्धांत के बारे में और त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर गाइज ऊपर अगर शुरुआत करते हैं तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका वर्णन। तो यहाँ पर एक ही चीज लिखी हुई है कि भाई कोई भी शास्त्र होता है तो उस शास्त्र को समझने के लिए सिद्धांत का होना बहुत ही जरूरी होता है। कोई शास्त्र हो, कुछ भी ग्रंथ हो, XYZ कुछ भी चीज हो, उसको समझना है आपको, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल तो वहां पर अप्लाई होंगे, जिनके बेस पर वो शास्त्र जो है पूरा का पूरा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि आयुर्वेद जो है वो केवल एक औषधीय शास्त्र न होकर एक विचारधारा है। क्यों है विचारधारा? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बल पर ये इतने वर्षों तक जो है वो लगातार बना हुआ है, लगातार जीवित है। ठीक है, इसी के कारण, इसी की वजह से जो है आयुर्वेद चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक होता है। क्योंकि आयुर्वेद की अगर अपन बात करते हैं तो वो केवल एक औषधि नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, और जो भी आतुरिया, जो रोगी व्यक्ति है, उसके रोग को दूर करने का काम किया जाता है, मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। अब किसी भी रोगी व्यक्ति की अगर आप चिकित्सा करोगे तो उस चिकित्सा के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रिंसिपल होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे सिद्धांत होंगे जिनकी पालना करते हुए आपको चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। मतलब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो औषधि पर तो है ही सही, लेकिन औषधि से भी ज्यादा जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उन पर बेस होता है। उनके बेस पर आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। तो इसमें अगर अपन कुछ प्रमुख सिद्धांत जो आयुर्वेद में बताए गए उनकी बात करते हैं, तो जिनमें पंच महाभूत सिद्धांत है, षड्रस सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है, सप्त धातु सिद्धांत है, धातु पोषण सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो इसमें बताए। तो आज की वीडियो में जो हमारा पंच महाभूत सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। तो परिचय के अंदर इंट्रोडक्शन में तो यह है कि पंच महाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जा सकता है। पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो हर एक शास्त्र में, हर एक जगह पर जो है वो क्या हो, अप्लाई हो सके, जिसके लिए जो है वो किसी एक पर्टिकुलर शास्त्र का होना जरूरी नहीं है। किसी भी शास्त्र में आप उसको अप्लाई करो, वो आसानी से अगर अप्लाई हो जाता है तो वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। अब पंच महाभूत की बात करते हैं तो दुनिया की हर एक चीज पंच महाभूत से बनी हुई है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसका मतलब ये पंच महाभूत का जो सिद्धांत है ये सभी जगह पर क्या होगा, लागू होगा, और सभी जगह पर लागू होने के कारण अपन इस पंच महाभूत के सिद्धांत को क्या बोल सकते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत बोल सकते हैं। आयुर्वेद के अनेकानेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत होता है। त्रिदोष सिद्धांत द्रव्य में रसवा, द्रव्य में विभिन्नता, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होता है। क्योंकि अगर गर्भ के विकास की बात करते हैं, त्रिदोषों के बनने की बात करते हैं, है ना, उसके अलावा द्रव्य में जो है वो भिन्न भिन्न है, कोई मधुर रस से युक्त है, कोई कसाई रस से युक्त है ना, और कोई जो है वो लवण रस से युक्त है, कोई अम्ल रस से युक्त है। तो ये द्रव्य की जो विभिन्नता है, गर्भ की जो उत्पत्ति है, इन सब के अंदर भी पंचमहाभूतों का योगदान होता है। इसका मतलब इन सभी सिद्धांतों के अप्लाई होने के पीछे का जो रीजन है वो पंचमहाभूतों का होना या पंच महाभूत सिद्धांत का जो है वो अप्लाइड होना है। इसका मतलब पंच महाभूत सिद्धांत क्या है, इन सभी में सर्वोपरि, मतलब सबसे ज्यादा जो है मान्य सिद्धांत है। पंच महाभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि आपको पंच महाभूत नाम से पता चलता है कि 5 महाभूत मतलब कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंच महाभूत कहते हैं। इनकी कारण रूप, मतलब यह क्या है कि सृष्टि में अगर कोई भी चीज बनती है तो उन चीज को बनाने के पीछे का ये रीजन होता है। मतलब ये एक तरह से क्या है कि कारण द्रव्य है, और इन कारण द्रव्यों के मिलने से ही आगे चलकर क्या होती है, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत आत्मा, मन, काल और दिशा, ये
टोटल 9 जो है वो कारण द्रव्य बताए गए हैं, और ये कारण द्रव्य ही आगे चल करके कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं, जो कि संख्या में जो है वो अनंत हो सकते हैं, अनेक जो है वो हो सकते हैं। तो मतलब कारण द्रव्य के अंदर किसको काउंट किया गया है? पंचमहाभूत को। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव्य के, किसी भी चीज के बनने का जो कारण है वो कौन है? पंचमहाभूत है। अब जैसे शरीर की बात करें तो शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है? पंचमहाभूत से मिलकर के बना हुआ है। इसमें होने वाले कार्य जितने भी हो उनका कारण आत्मा की उपस्थिति है, लेकिन संगठन की अगर अपन बात करते हैं तो पंचमहाभूत ही है। इसका मतलब पंचमहाभूत आपका सर्वोपरि सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, जो आपको हर जगह, आपके आयुर्वेद के अंदर ही नहीं बल्कि हर एक चीज पे जो है वो हमेशा के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इन्हीं कारण रूप या कार्य रूप ऐसी 2 अवस्थाएं होती है। कारण रूप महाभूतों को परमाणु भी कहते हैं, जो नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणु के सहयोग से ही कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। संसार के अनेकानेक कार्य रूप द्रव्य इन कार्य रूप महाभूतों के सहयोग से ही बनते हैं। अब अगर अपन इनके गुणों की बात करते हैं तो जैसे आकाश महाभूत का गुण होता है शब्द, वायु महाभूत का होता है स्पर्श, अग्नि महाभूत का होता है रूप, जल महाभूत का होता है रस, और पृथ्वी महाभूत का होता है गंध। ये 5 इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य गुण होते हैं, मतलब इंद्रिय के जो ग्राही गुण होते हैं ना, वो इसमें इन महाभूतों में जो पाए जाते हैं। कर्म से इन 5 महाभूतों के विशेष गुण होते हैं। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरुवादी गुणों में भी महाभूतों की प्रधानता होती है। जैसे अगर अपन गुरु गुण की बात करते हैं तो जो किसी भी द्रव्य के अंदर उपस्थित गुरु गुण है, उस गुरु गुण की उपस्थिति का कारण क्या है? कि उसमें उपस्थित होने वाले जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होना। वैसे तो पंच महाभूत है, इसका मतलब उस दुनिया की हर एक चीज में पंच महाभूत उपस्थित, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 जो भूत है, ये 5 के 5 भूत जो है वो हर एक चीज के अंदर है। आप किसी भी, चाहे निर्जीव चीज हो, चाहे सजीव चीज हो, चाहे कॉन्शियस हो, चेतना युक्त हो, चाहे अचेतना युक्त हो, किसी भी तरह की हो, उसमें पंच महाभूत उपस्थित है। लेकिन पंच महाभूतों की 5 जो टोटल है, उन 5 में से कोई ना कोई एक तो डोमिनेंट होगा, किसी ना किसी एक की तो मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और उस मात्रा ज्यादा होने के कारण ही उसके द्वारा होने वाला जो गुण है, उसमें पाए जाने वाला जो गुण है, उस पंच महाभूत की प्रधानता की वजह से ही उत्पन्न होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि गुरु गुण है, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है कि पृथ्वी और जल महाभूत की क्या है? प्रधानता। आकाश वायु अग्नि भी उसमें उपस्थित है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रधानता है वो किसकी है? पृथ्वी महाभूत की, और जल की भी जो है उसमें प्रधानता है। और इन दोनों महाभूतों की उपस्थिति के कारण ही उस द्रव्य में क्या है? गुरु गुण जो है वो प्रेजेंट है। गुरुवादी गुण भी महाभूतों की प्रधानता होते हैं। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य प्राप्त करते हैं। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंच महाभूत हर जगह, आप शरीर को ले लो, आप जो है वो सजीव को ले लो, निर्जीव को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, पंच महाभूत हर जगह। मतलब कि शरीर में उपस्थित जितनी भी धातु है, अंग प्रत्यंग है ना, धातु है, उपधातु है ना, ये सारी जितने भी है, उसके अलावा शरीर के में उपस्थित वात, पित्त, कफ जो दोष है, मल है, इन सभी में क्या है? पंच महाभूत, मतलब इन सभी की उत्पत्ति के पीछे जो है वो पंच महाभूत होता है। और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 26वें चैप्टर के 10वें नंबर के श्लोक में भी बोला है कि सर्व द्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन अर्थ, मतलब कि सर्व द्रव्य, मतलब कि सभी द्रव्य जो है पंच महाभूतों के मिलने से बने होते हैं, फिर बोलते हैं पंच महाभूतों से युक्त होते हैं। सर्व द्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन अर्थ, सभी द्रव्य पंच महाभूतों से युक्त होते हैं। यहाँ पर नीचे बता भी रखा है आपको डायग्राम में कि पृथ्वी महाभूत जो है कुछ ऐसा है, जल महाभूत जो है वो कुछ इस तरह से, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश। ठीक है, उसके बाद मुक्तावली के अंदर भी जो है वो बताया कि जो चक्षुनेंद्रिय होती है उसके द्वारा अगर रूप को ग्रहण किया जाता है तो वो इंद्रिय जो है वो अपने अर्थ के साथ में जुड़ती है। अब जो भी अर्थ होगा वो पंच महाभूत से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब पंच महाभूतों की उपस्थिति के कारण उसमें गुण जो है वो क्या है? रूप, और उस रूप गुण का जो है वो इंद्रिय के द्वारा क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी जो मुक्तावली ने बताई है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भूतानुप्रवेश, भूतानुप्रवेश का मतलब होता है कि जब पृथ्वी में, जब इस यूनिवर्स में पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई होगी, ध्यान से सुनना, कि जब इस यूनिवर्स में पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई होगी तो उस दौरान एक महाभूत के गुण दूसरे महाभूत के अंदर प्रवेश किए होंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? भूतानुप्रवेश। ठीक है, भूत का अनुप्रवेश मतलब एक महाभूत का दूसरे महाभूत के अंदर प्रवेश करना। अब अगर एक महाभूत दूसरे महाभूत में प्रवेश करेगा, इसका मतलब उस महाभूत में उपस्थित जो भी गुण है वो अगले वाले महाभूत में क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं, मतलब अपने से पहले वाला। जैसे अगर अपन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की बात करते हैं तो आकाश के बाद में वायु आ रहा है, इसका मतलब जो वायु है उस वायु से पूर्वोत्तर महाभूत कौन हुआ? आकाश हुआ। तो आकाश का जो शब्द गुण है वो किसमें अनुप्रवेश करेगा? वायु महाभूत में।
प्रवेश करे। वायु महाभूत का खुद का जो गुण है ना, जो खुद का जो गुण है वो खुद का गुण तो अपने साथ में रहेगा इसे, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें आकाश महाभूत का भी क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व पूर्व महाभूतों के गुण भी आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं तो आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है, आकाश। ठीक है, उसके बाद में अगर वायु महाभूत की बात करते हैं तो वायु महाभूत का खुद का गुण क्या होता है, स्पर्श करना। तो स्पर्श गुण के साथ साथ आकाश महाभूत जब उसके अंदर अनुप्रवेश किया होगा तो उसी की वजह से इस वायु महाभूत के अंदर जो स्पर्श है उस स्पर्श के साथ साथ क्या गुण आ गया होगा, शब्द गुण भी जो है वो आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं अग्नि में उसके रूप गुण के साथ साथ खुद का जो स्वाभाविक गुण है वो तो रहेगा ही सही, उसके साथ साथ जो अपने से पहले वाला जो महाभूत है जो उसका गुण है वो भी उस महाभूत के अंदर समाहित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही कि जैसे अग्नि महाभूत की अगर अपन बात करें, अग्नि महाभूत का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या होता है, अग्नि महाभूत का जो स्वाभाविक गुण होता है वो क्या होता है, रूप होता है। तो अब इस अग्नि महाभूत से पहले कौन है, आकाश महाभूत आया, वायु महाभूत आया। अब आकाश महाभूत का जो शब्द गुण है वो और वायु महाभूत का जो स्पर्श गुण है वो दोनों के दोनों समाहित हो चुके हैं किसके अंदर, अग्नि महाभूत में। ठीक है, तो इसका मतलब अग्नि महाभूत के अंदर कुल मिलाकर के कितने गुण हो गए, शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों के तीनों गुण जो है किसके अंदर है, अग्नि महाभूत। तो इसमें से अगर अपन स्पर्श और शब्द गुण की बात करते हैं तो ये इसमें समाहित होने वाले गुण है, जबकि इसका स्वाभाविक गुण जो अग्नि का है वो कौन सा है, रूप गुण जो है वो है। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी महाभूत में जो है इसके गुण, गंध गुण के साथ साथ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और रूप रस गुण जो है वो समाहित हो जाते हैं। मतलब ऑर्डर की अगर अपन बात करें, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, इनमें से अगर पृथ्वी महाभूत की बात करते हैं तो पृथ्वी महाभूत में अपने से पहले जो 4 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि और है ना और जल, इन चारों के जो गुण है वो पृथ्वी महाभूत के अंदर समाहित हो चुके हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। अन्योन्य प्रवेश या भूतानु प्रवेश के कारण ही द्रव्य में सभी भूतों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन इसे पंजीकरण सिद्धांत भी कहता है। अब जो वेदांत है उसने अलग अलग सिद्धांत के नाम से इसको बोल दिया। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूतों का चतुर्थांश भाग होता है। मतलब वो अभी मैं यही चीज कहने की आपको कोशिश कर रहा था कि जैसे अगर अपन आकाश महाभूत की बात करते हैं तो आकाश महाभूत की जो उत्पत्ति हुई तो उसमें अगर आकाश महाभूत का अगर 100% जो पार्ट है उस 100% पार्ट में से 50% पार्ट तो कौन है, आकाश महाभूत। मतलब आकाश महाभूत का जो शब्द गुण है वो है। उसके अलावा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो है ना, इनका 50% के अंदर दूसरा जो बचा हुआ जो 50% है वो इन टोटल इन सबका मिलाकर के तो प्रभाविता किसकी है, आकाश महाभूत के। इसलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आकाश के गुण की प्रभाविता होने के कारण उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आकाश महाभूत की प्रधानता से युक्त द्रव्य बोल देंगे, क्योंकि 5 महाभूत वहां है लेकिन प्रधानता जिसकी होगी उसी के नाम से द्रव्य को जो है वो जाना जाएगा। उसी तरह से वायु महाभूत में आप देख सकते हो कि वायु महाभूत 50% है, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी जो है वो उसमें जो बचा हुआ 50% है उसका है। ठीक है, अग्नि महाभूत फिर इसी तरह से जल महाभूत और उसी तरह से पृथ्वी महाभूत है। उसके बाद पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता की बात करते हैं तो गर्भ की उत्पत्ति होती है तो उस गर्भ की उत्पत्ति के दौरान शुक्र और शोणित का सहयोग होता है। तो उस शुक्र और शोणित के सहयोग के परिणाम स्वरूप जब चेतना उसमें प्रवेश करती है तो चेतना के प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही जो है शरीर का निर्माण गर्भ जो है वो विकास करता है। तो गर्भ के विकास के प्रक्रिया के दौरान भी आपने इससे पहले जो एनाटॉमी की जब हमारी वीडियो चल रही थी तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था कि जब गर्भ का विकास होता है तो गर्भ के विकास के दौरान अलग अलग महाभूत जो है अपना योगदान प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर वायु की बात करते हैं तो उसके द्वारा विभाजन किया जाता है, मतलब कि डिवीजन का कार्य किया जाता है। अग्नि के द्वारा पाक किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर अपन बात करते हैं जो जल महाभूत उसके द्वारा क्लेदन किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा सहनन कॉम्पेक्टेशन जो है किया जाता है। उसके अलावा है ना, उसके अलावा आकाश महाभूत के द्वारा जो विवर्धन का काम किया जाता है। मतलब अलग अलग महाभूत क्या कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन पंच महाभूत की उपयोगिता बता सकते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति के अंतर्गत भी क्या होती है, पंच महाभूतों की उपयोगिता होती है। इसके अलावा त्रिदोष और पंच महाभूतों का सिद्धांत है ना, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोज में। उसके अलावा षड्रस और पंच महाभूतों का सिद्धांत, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चल अब बात करते हैं अपन त्रिदोष सिद्धांत की। पंच महाभूत सिद्धांत से अपन ने एक ही चीज देखी कि दुनिया की हर एक चीज जो है पंच महाभूत से मिलकर के बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि वहां पर किसी महाभूत की प्रधानता है तो किसी महाभूत की क्या है, कमी है। एक महाभूत अधिक मात्रा में तो दूसरा महाभूत वहां पर क्या है, कम मात्रा में। ठीक है, तो त्रिदोष सिद्धांत क्या बोलता है कि आयुर्वेद में वात, पित्त एवं कफ को त्रिदोष कहा गया है। ये जब साम्यावस्था में रहते हैं तब शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और जब ये विषम हो जाते हैं तब विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। दोषों की अवस्था वाले चैप्टर में हमने बात किया था फिजियोलॉजी के, जब वीडियो चल रही थी तो पहले चैप्टर में हमने बात करते हैं कि दोषों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो वहां पे हमने बोला था कि साम्यावस्था और विकृत अवस्था।
है ना, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस किया था। तो साम्यावस्था वो कंडीशन है जहाँ पे वात पित्त और कफ जो है वो आपकी साम्य कंडीशन, साम्य स्थिति में है ना, और साम्य स्थिति में होने के कारण उसके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर की रक्षा की जाती है, शरीर के मतलब स्वास्थ्य की जो है क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। लेकिन जब ये वात पित्त और कफ ये तीनों दोष विषम हो जाते हैं तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के रोगों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा त्रिदोष सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो रचना शरीर के मूल कारण। अब रचना का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, अब बॉडी की जो स्ट्रक्चर, जो भी पूरी बॉडी बनी हुई है उस बॉडी के संगठन की अगर अपन बात करते हैं तो वो पंच महाभूत है। लेकिन इस बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं होती है, उनका मूल कारण कौन होता है, त्रिदोष। इसका मतलब पंच महाभूत सिद्धांत ने अपने को शरीर बना करके दे दिया, लेकिन उसमें होने वाले जितने भी फंक्शनल एनाटॉमी है, फंक्शनल जो फिजियोलॉजी है, उस फंक्शनल फिजियोलॉजी के होने का पीछे का जो रीजन है वो कौन है, त्रिदोष है। पंच महाभूतों ने शरीर बनाया और त्रिदोष ने जो उसमें क्रिया को उत्पन्न किया। ठीक है, उसी तरह से अगर अपन बात करते हैं कि त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से लेकर के मृत्यु तक होती है। ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर इसी त्रिदोष सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें आपको जो वात पित्त और कफ तीनों दोष है, उन तीनों दोषों के प्राकृत क्रम जो है कौन कौन से, उनके बारे में आगे बताया गया है। तो जो वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के जो प्राकृत क्रम है, इनकी वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी पंचमहाभूत सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत के बारे में। आने वाली अगली वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे षड्रस सिद्धांत के बारे में, है ना, और जो दूसरे जो सिद्धांत बताए गए व्याधि रूपीय सिद्धांत, इन सब के बारे में जो है आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको आप स्किप ना कर सको और आज रेगुलर उस वीडियो को जो है वो देख सको। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।